नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। देश के हालात देखकर बोले राहुल गांधी, बापू के आदर्श ही स्वतंत्र भारत की नींव हैं। नफरत और अशांति हमारी राह नहीं है। भारत को जोड़ना, आपसी सद्भावना रखना सभी देशवासियों की जिम्मेदारी। अजय माकन की हार के बाद एक्शन में कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई को किया पार्टी से निलंबित। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कुलदीप ने दिया था निर्दलीय उम्मीदवार को वोट। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कठिन और रिमोट इलाकों में मतदान केंद्रों पर जाने वाले चुनाव कर्मचारियों को मिलेगा दुगना भत्ता। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा देश के सरपंचों को पत्र, कहा गांव के लोगों को योग के लिए करें प्रेरित। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। नुपुर शर्मा, जी हां, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक नुपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती हो गई है, जिससे गुस्साए लोग आज भी सड़कों पर उतरे। इसी खबर पर करेंगे विस्तार से बातचीत। इसके साथ ही बात करेंगे मोदी सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर की बढ़ती मुश्किलों की। क्यों दिल्ली हाई कोर्ट में उन पर एफआईआर दर्ज करने की हो रही है मांग। जानेंगे राज्यसभा चुनावों में किस दल को मिली जीत, किसके हाथ आई हार, कहां क्रॉस वोटिंग से बदले गए सारे समीकरण। इसके साथ ही बात सपा विधायक आजम खान के बयान की भी करेंगे, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनावों के परिणामों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं सपा विधायक। इसके अलावा दूसरी और खबरों से भी हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, नुपुर शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों का सिलसिला आज भी जारी रहा। वैसे इस तरह के प्रदर्शनों को एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर नुपुर शर्मा का बचाव कौन कर रहा है। क्यों नहीं हो रही है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी। नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज कहां हुआ प्रदर्शन, कल के प्रदर्शन के बाद क्या कार्रवाई कर रही है सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर आज भी देश में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। लोगों में नुपुर को लेकर गुस्सा बना हुआ है। उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। नमाज के बाद बाहर निकले लोगों ने कानून हाथ में ले लिया, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यूपी के कई शहरों के साथ ही राजधानी दिल्ली में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। शुक्रवार को प्रदर्शन के नाम पर जो हुआ, उसको लेकर आज पुलिस के तेवर भी कड़े नजर आए। झारखंड के रांची में शुक्रवार की नमाज के दौरान भड़की आग के बाद 3 लोगों की जान चली गई है। हिंदू संगठनों ने आज बंद बुलाया था। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार एक्शन में है। अब तक 230 लोगों की पहचान कर ली गई है। सबसे ज्यादा सहारनपुर से है। योगी सरकार की देर रात तक चली बैठक के बाद आदेश जारी हुए कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, उसे आरोपियों की संपत्ति जब्त करके वसूला जाएगा। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रयागराज में 68, हाथरस में 50, सहारनपुर में 51, अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के हालात पर काबू नहीं करने के बाद ममता सरकार ने हावड़ा के पुलिस कमिश्नर और रूरल एसपी को हटा दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी सुकांत मजूमदार को पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया जब वो हावड़ा विरोध स्थल जा रहे थे। धारा 144 लागू होने के कारण उन्हें दूसरे हुगली पुल पर हिरासत में ले लिया गया। बाद में मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस हाई अलर्ट पर है, लेकिन शहरों में हुए इन विरोध प्रदर्शनों ने मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी है। देश का गृह मंत्रालय अब तक मूक दर्शक बना हुआ है, क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। नुपुर शर्मा के मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन कार्रवाई पर सवाल बने हुए हैं। ये सवाल मोदी सरकार में अनुराग ठाकुर पर भी है। 2 साल पहले उनके दिए गए बयान को लेकर अब 13 जून को दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा फैसला देने वाला है। फैसला अनुराग ठाकुर के खिलाफ गया तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 2020 में दिल्ली में 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ था। टकराव के पीछे कारण उन बयानों को माना जा रहा है जो बीजेपी नेताओं ने दिए थे। और अब इस मामले में मोदी सरकार के मंत्री
अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट इसे लेकर 13 जून को फैसला सुनाएगा। अनुराग ठाकुर पर अगर एफआईआर दर्ज करने का आदेश होता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुराग ठाकुर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका सीपीएम नेता वृंदा करात ने दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत में वृंदा करात की याचिका दायर कर अनुराग पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। दरअसल दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक टकराव के लिए विपक्षी दल बीजेपी नेताओं के बयानों को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा ही एक बयान मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिया था। अनुराग ने मंच से गोली मारो जैसे नारे लगाए थे, जिससे विवाद खड़ा हो गया था। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में इसे लेकर अनुराग ठाकुर और दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया कि दोनों ही लोग संसद के सदस्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार की सक्षम अधिकारी की मंजूरी भी जरूरी है और ये मंजूरी पुलिस को नहीं मिली, जिस कारण से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया और अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट 13 जून को फैसला सुनाएगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला अनुराग ठाकुर के खिलाफ जाता है तो उन्हें मंत्री पद भी छोड़ना पड़ सकता है। अनुराग ठाकुर पर एफआईआर होगी या नहीं, ये 13 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन आज सुबह राज्यसभा चुनाव के परिणाम जरूर साफ हो गए। इन परिणामों में सबसे चौंकाने वाले नतीजे महाराष्ट्र और हरियाणा से आए। तो क्या रहे राज्यसभा चुनाव के परिणाम, देखते हैं ये रिपोर्ट। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनावों ने 4 राज्यों के साथ साथ देश का राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। एनडीए गठबंधन के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले राजस्थान के नतीजे घोषित हुए, जहां एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत का जादू बरकरार रहा है। राजस्थान की 4 सीटों में से कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी जीते हैं, तो वहीं एक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी विजयी रहे हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का मुंह देखना पड़ा है। राजस्थान में सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हार मिली है। उधर कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता राजनेता जग्गेश और लहर सिंह सरोया ने जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने जीत हासिल की है। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हरियाणा और महाराष्ट्र में, जहां आज सुबह 4 बजे तक वोटों की गिनती होती रही। हरियाणा में बीजेपी के कृष्ण लाल पवार और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा की 2 सीटें जीती हैं, जबकि महाराष्ट्र में 6 सीटों में से बीजेपी और सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी ने 3-3 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वोटों की गिनती को लेकर देर रात तक ड्रामा चला और शनिवार अल सुबह नतीजे घोषित हुए। सत्ता पर काबिज एनडीए गठबंधन और मुख्य विपक्षी बीजेपी को बराबर सीटों पर जीत मिली है। गठबंधन में शामिल तीनों दल यानी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को एक एक सीट पर जीत मिली। चौथी सीट के लिए एनसीपी के संजय पवार को मैदान में उतारा था, लेकिन संजय पवार हार गए, जिसके बाद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के समर्थन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने हमारा एक वोट अवैध घोषित किया। हमने इस पर आपत्ति ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का फायदा मिला, लेकिन अगर हम सभी 57 सीटों के चुनाव परिणाम देखें तो बीजेपी की जीत में भी हार नजर आ रही है। तो कैसे राज्यसभा में जीत कर भी हार गई बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी के लिए राज्यसभा चुनाव घाटे का सौदा साबित हुआ है। अभी तक राज्यसभा में 100 के आंकड़े पर पहुंचने वाली बीजेपी के सांसदों की संख्या अब घट गई है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद बीजेपी के मौजूदा सदस्यों की संख्या 95 से घटकर 91 पर आ गई है। 57 सदस्यों को मिलाकर वर्तमान में राज्यसभा में 232 सदस्यों में बीजेपी के 95 सदस्य हैं। रिटायर हो रहे सदस्यों में बीजेपी के 26 सदस्य शामिल हैं, जबकि इस चुनाव में उसके 22 सदस्यों ने जीत दर्ज की है। इस प्रकार उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ है। निर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के बाद बीजेपी सदस्यों की संख्या 95 से घटकर 91 रह जाएगी, यानी फिर से 100 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को अभी और इंतजार करना होगा। अभी राज्यसभा में 7 मनोनीत सदस्यों सहित कुल 13 सीटें खाली हैं। मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति और खाली सीटों के भरे जाने के बाद बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 के करीब पहुंच सकती है।
क्योंकि आमतौर पर मनोनीत सदस्य ज्यादातर सत्ता दल के ही होते हैं। अप्रैल महीने में हुए राज्यसभा चुनावों में असम, त्रिपुरा और नागालैंड में एक सीट पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अपने इतिहास में पहली बार उच्च सदन में 100 के आंकड़े पर पहुंची थी, जिसे पीएम मोदी ने बीजेपी की सफलता माना था। इस बार हुए 57 सीटों में से 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है, जिसमें बीजेपी के 14 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 3 सीटों का फायदा हुआ। वहां से उसके 5 सदस्य रिटायर हुए थे, जबकि उसके 8 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2-2 सीटें और उत्तराखंड और झारखंड में 1-1 सीट मिली है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 16 सीटों के लिए शुक्रवार को चुनाव हुए। इनमें से बीजेपी महाराष्ट्र और कर्नाटक में 3-3 सीटें और हरियाणा और राजस्थान में 1-1 सीट जीतने में सफल रही है। राज्यसभा में बीजेपी की 4 सीटें कम हो गई हैं और इसका असर राष्ट्रपति चुनावों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। बीजेपी पहले से ही राष्ट्रपति चुनावों को लेकर मुश्किलों में दिख रही है और अब बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए विपक्षी दलों ने तैयारी कर ली है। दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक की तैयारी हो गई है, तो कब है ये बैठक, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राज्यसभा चुनावों के बाद अब देश में राष्ट्रपति चुनावों की हलचल तेज हो चुकी है। विपक्ष इसमें खासा सक्रिय दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति चुनावों का गणित इस बार उलझा हुआ है। सत्ताधारी एनडीए के पास 49% से भी कम वोट हैं, तो विपक्षी दलों के पास वोटों की संख्या 51% से भी ज्यादा है। विपक्ष को जरूरत सिर्फ एकजुटता की है। विपक्षी दल एक रहे तो उनका उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है और विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। सोनिया गांधी ने इसके लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बातचीत की जिम्मेदारी दी थी। खड़गे ने ममता बनर्जी और डीएमके, सीपीआई, सीपीएम और आप नेताओं से चर्चा भी शुरू कर दी। इसके बाद अब टीएमसी के नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक के लिए 22 नेताओं को खत लिखा गया है, जिसमें कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, केरल सीपीएम पिनराई विजयन, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सीपीआई जनरल सेक्रेटरी डी राजा, सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट अध्यक्ष पवन चामलिंग और आईयूएमएल अध्यक्ष के.एम. कादरी मोहिद्दीन शामिल हैं। 22 विपक्षी दल के नेताओं को न्योता दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि ममता ने इस बार वामपंथी दलों को भी साथ में लेने की कोशिश की है। सभी विपक्षी दल साथ आते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम लोगों को हैरान कर सकते हैं। वैसे हाल ही में यूपी में हुए विधानसभा के चुनाव परिणामों ने भी लोगों को हैरान किया था। सपा सांसद आजम खान ने तो यहां तक दावा कर दिया, बीजेपी वाले खुद हैरान हैं कि वो जीत कैसे गए। और क्या कहा आजम खान ने, देखिए ये रिपोर्ट। जेल से छूटने के बाद अब आजम खान सपा के कार्यक्रमों में शामिल होने लगे हैं। सपा से उनकी नाराजगी पूरी तरह से दूर हो चुकी है। अब वो सपा के पक्ष में खुलकर बोल भी रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में उन्होंने विधानसभा चुनावों के परिणामों पर आश्चर्य जताया। कहा, समझ में नहीं आया कि सपा कैसे हार गई। आजम खान ने कहा कि पूरा मुल्क हैरान है और हैरत ज़दा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार क्यों नहीं बनी। ये बात समझ में नहीं आती क्यों नहीं बनी। हमारा हिसाब फेल, सरकार बनाने वालों का गणित फेल, हर कोई हैरान है। क्या हुआ है? हारने वालों को हारने का भरोसा नहीं, जीतने वालों को जीतने का यकीन नहीं। क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हमें कुदरत के फैसले के आगे सिर झुका देना चाहिए। आजम ने अपने ऊपर लादे गए मुकदमों का जिक्र करने के साथ ही अखिलेश का समर्थन करने का संकेत देते हुए कहा कि एक ऐसे शख्स का साथ दें जिसके दामन पर कोई दाग नहीं, जिसकी परेशानी साफ है। हमारा दामन तो इतना दागदार कर दिया है कि हमें अपने दामन पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है वो हम पर इल्जाम लगा देता है। बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, हमने शराब की दुकान लूटी है, बल्कि हमने इन चीजों की डकैती की है। सपा विधायक ने कहा कि मैं लखनऊ गया था,
सोचा था कि सीएम से मिलूंगा, पूछूंगा मुझसे इतनी नफरत की वजह क्या है। मैं सिर्फ शपथ के लिए थोड़ी देर के लिए विधानसभा गया था तो भाजपा के वजीर एमएलए के सर नहीं उठे। मुझे मालूम था वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और ना ही मिला सके। बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाल ली जाए। और बुलेटिन के आखिर में बात हिंदी को मिली बड़ी सफलता की। हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, फिर भी इसको दुनिया में वो दर्जा नहीं मिला जो दूसरी भाषाओं को मिला है। लेकिन आज यूएन से हिंदी को लेकर बड़ी खबर आई है। तो क्या है ये खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित बहुभाषावाद संबंधी एक प्रस्ताव में पहली बार हिंदी भाषा का जिक्र हुआ है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि ये आवश्यक है संयुक्त राष्ट्र सच्ची भावना से बहुभाषावाद को स्वीकार करे। अंडोरा की तरफ से 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका भारत समेत 80 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया, जिसके बाद भारत की हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा भी शामिल की गई है। अब संयुक्त राष्ट्र के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच मुख्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने बताया कि इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा को भी शामिल किया गया है, जिसमें बांग्ला और उर्दू का भी जिक्र है। हम इन बदलाव का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2018 से संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के समाचार और मल्टीमीडिया कंटेंट को हिंदी भाषा में प्रसारित करने और मुख्य बनाने के लिए फंड भी दे रहा है। साल 2018 से हिंदी के लिए परियोजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना था। इस दौरान फरवरी 1946 को पहले सत्र में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 13(1) का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि दुनिया के लोगों को इसके लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी ना हो। उन्होंने आगे कहा कि ये जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद को सही मायने में अपनाया जाए और भारत इसे हासिल करने में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।